हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ औद्योगिक क्रांति। मित्रों, विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक औद्योगिक क्रांति सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। मित्रों, औद्योगिक क्रांति जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उद्योगों में आई हुई क्रांति। तो ये क्रांति कहाँ आई, कैसे आई, क्यों आई, इसका क्या स्वरूप था, इस पर कौन सी क्रांति का प्रभाव था, ये सब जानने के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं। लेकिन मित्रों, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इन टॉपिक्स का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, जानते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। मित्रों, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य उत्पादन के साधनों में नवीन तकनीकी का प्रयोग। उत्पादन के साधनों में नवीन तकनीकी का प्रयोग। नवीन तकनीकी मीन्स नई नई मशीनों का प्रयोग, नए नए साधनों का प्रयोग नवीन तकनीकी था। और इसके बारे में जे.ई. स्वेन ने लिखा है। जे.ई. स्वेन मित्रों, जे.ई. स्वेन, इन्होंने लिखा है कि औद्योगिक जो आधुनिक इतिहास की दो क्रांतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आधुनिक इतिहास दो क्रांतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मित्रों, दो क्रांतियां कौन कौन सी थी? पहली थी फ्रांसीसी क्रांति और दूसरी थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। तो मित्रों, ये जो दोनों क्रांतियां हैं वो विश्व इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। औद्योगिक क्रांति के मित्रों दो चरण थे। पहला चरण 1750 से लेकर 1850 था। 1850 तक था पहला चरण। दूसरा था मित्रों 1850 से लेकर अब तक 1850 से अब तक का जो काल है ये दूसरे चरण में आता है। तो मित्रों, इसके बारे में औद्योगिक क्रांति के बारे में रजनी पामदत्त, भारतीय लेखक है एक रजनी पामदत्त, इनका मत है कि अगर प्लासी व बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को कच्चा माल नहीं मिलता, भारत से कच्चा माल नहीं मिलता, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान जितने भी आविष्कार हुए वो सभी समुद्र में फेंकने पड़ते। तो मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया रजनी पामदत्त ने, उनका कहना था कि इंग्लैंड में या यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके लिए जो उद्योगों में उत्पादन होता था उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए था वो अधिकांश कहाँ से जाता था? अंग्रेज कहाँ से लेके जाते थे? भारत से लेकर जाते थे। तो अगर भारत से ये कच्चा माल ना जाता तो फिर जितने भी औद्योगिक क्रांति के दौरान जितने भी आविष्कार हुए मित्रों वो समुद्र में फेंकने पड़ते। औद्योगिक क्रांति मित्रों स्वतंत्र क्रांति नहीं थी, इसका संबंध चार क्रांतियों से था। वो चार क्रांतियाँ कौन सी थी? जननांकीय क्रांति। जननांकीय क्रांति मतलब क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति का जो समय था उसके दौरान यूरोप में जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दूसरा था मित्रों कृषि क्रांति। कृषि के अंदर भी कई सुधार हुए, कृषि में भी क्रांति आई। ठीक है मित्रों। और तीसरा था परिवहन क्रांति। सड़कों का निर्माण होने लगा, नए परिवहन के साधन बने तो परिवहन में भी क्रांति आई मित्रों। तीसरी थी वाणिज्य व्यापार क्रांति, वाणिज्य या व्यावसायिक क्रांति। साधन, आवाजाही के साधन बनने लगी, नई नई सड़कें बनने लगी तो वाणिज्य और व्यापार में भी वृद्धि हुई मित्रों। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, जबकि इसका व्यापक असर किस पे पड़ा मित्रों? बेल्जियम पर भी पड़ा। बेल्जियम पर भी इसका व्यापक असर पड़ा। शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई मित्रों। फ्रांस के विचारक थे एक, उनका नाम था लुई ब्लांक। कौन थे? लुई ब्लांक। इनके द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का लुई ब्लांक द्वारा सबसे पहले
औद्योगिक क्रांति शब्द का यूज किया गया मित्रों। औद्योगिक क्रांति शब्द दिया गया या प्रयोग किया गया। और कहाँ के थे ये? फ्रांस के। फ्रांस के लुई ब्लांक द्वारा सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखने लायक है। तो मित्रों, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा होता है। तो इसके लिए अगर हम इंग्लैंड का मैप देखें तो मैप के अंदर हम जानेंगे कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है इस तरह से है मित्रों। कुछ सॉरी मित्रों, इतना क्लियर नहीं बना, दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ। ये इस तरह से कुछ इंग्लैंड का मतलब स्थिति है अगर हम मैप में देखें तो। ये यहाँ से गोल है कुछ ऐसे और ऐसे मित्रों, ये इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति है। और यहाँ पर जो इंग्लैंड है मित्रों, इसके चारों तरफ क्या है? पानी है, एक प्रायद्वीप की आकृति है। इंग्लैंड की चारों तरफ समुद्री बंदरगाह है इसके। तो मित्रों यहाँ पर इसकी जैसे स्कॉटलैंड, ये अलग अलग इसके क्षेत्र है स्कॉटलैंड। फिर यहाँ पर ही इसके किनारे लगता है एकदम समुद्र के न्यूकेस बंदरगाह। ये जगह जगह इसके समुद्र के किनारे पे बंदरगाह थे। तो यहाँ पर क्या था, इसके जो व्यापार था, ये बंदरगाह जो थे इसके व्यापार को सुगम बनाते थे। कारण ये भी था कि मित्रों इंग्लैंड के पास जो नौसेना थी वो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण ये व्यापार जो था बंदरगाहों द्वारा वो सुगम हो गया था। इसके बाद मित्रों ये मैनचेस्टर जो बिल्कुल बीच में था, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र इंग्लैंड का, डर्बी, तो ये कुछ क्षेत्र थे मित्रों। ये जो भौगोलिक स्थिति बता रही हूँ आपको, स्टेफोर्ड, कुछ स्थान मैं आपको बताऊंगी, पूरी तरह से इसमें नहीं बता पाऊंगी। अगर मैप में आप इसको देखोगे एक बार और तो ये आपका पूरी तरह क्लियर हो। आयरिश सागर है मित्रों, यहाँ पे आयरिश सागर, यहाँ पर होली हेड बंदरगाह था इंग्लैंड का, होली हेड। ये चारों तरफ से मित्रों समुद्र से घिरा हुआ था और बंदरगाह थे इसके। इन बंदरगाहों से व्यापार जो था बहुत ही सुगम हो गया था यूरोप के अन्य देशों के साथ इसका। मिल्टन हेवन बंदरगाह। तो मित्रों यहाँ पर एक ब्रिस्टल शहर था इसके, इंग्लैंड के इधर इस साइड में मित्रों। और दक्षिण में इधर देखिए तो साउथहैम्पटन, यहाँ पे साउथहैम्पटन था। तो ये इसमें मित्रों पूरा नहीं आ रहा है कम्प्लीटली, मैं आपको इंग्लैंड का मैप लेके फिर उसमें बताऊंगी। एक बार मैंने आपके दिमाग में एक चित्र बनाने का, एक सांचा बनाने की कोशिश की है ताकि आप इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति समझ पाएँ और जान सके कि इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति क्यों होती है। तो मित्रों इसका एक सीधा सा पॉइंट बनता है, पहले ही अगर हम जानना चाहिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों होती है, इसका क्या कारण था। तो पहला कारण था कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लैंड में अनुकूलित भौगोलिक स्थिति थी औद्योगिक क्रांति के लिए। अनुकूलित भौगोलिक स्थिति कैसे? इंग्लैंड मित्रों एक प्रायद्वीप के रूप में था जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। इंग्लैंड में कई बंदरगाह थे, कई बंदरगाहों के मैंने सभी के तो मैं नाम नहीं बता पाई, लेकिन कई बंदरगाहों के मैंने यहाँ पर नाम बताए। कई बंदरगाह इंग्लैंड ने स्थापित कर लिए थे जो प्रमुख बंदरगाह थे। इससे क्या है, बंदरगाह से उत्तरी समुद्र की तरफ न्यूकास्टल बंदरगाह आयरिश समुद्र की तरफ था, और वह इंग्लिश चैनल की तरफ फेलमाउथ बंदरगाह था मित्रों इंग्लैंड का। और इन बंदरगाहों के माध्यम से क्या है, अब इंग्लैंड जो था वो अपना सामान जो है वो दूसरे देशों को आसानी से भेज सकता था। इंग्लैंड में मित्रों कोयला और लोहा की खानें थी मित्रों, कोयला और लोहा की खानें, कोयला और लोहा की बड़ी बड़ी खानें थी मित्रों। इस दृष्टि से ये जो था प्राकृतिक संसाधनों से भी संपन्न था इंग्लैंड। और बड़े उद्योगों के निर्माण के लिए मित्रों लोहे की आवश्यकता होती है, और इंग्लैंड में ये प्रचुर मात्रा में था। तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होना मित्रों स्वाभाविक थी। इंग्लैंड में यूरोपीय देशों से कोयले का आयात कर नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर लिए थे। कोयले को इसने यूरोपीय देशों से आयात किया था मित्रों, अन्य यूरोपीय। फिर क्या था, इसका विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था इंग्लैंड का, विशाल। ये भी मतलब औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने वाली बात थी, क्योंकि इसने विश्व के कई महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे मित्रों, उपनिवेश। और इसका बहुत बड़ा भौगोलिक
मतलब भौगोलिक सीमा बहुत बड़ी हो जाती है। विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था इसका, इंग्लैंड का। अब मित्रों इन उपनिवेशों से इसने क्या किया, कच्चा माल अपने देश में ये ले गया और फिर वहाँ से तैयार माल जो लाकर ये अपने जो उपनिवेश थे उनमें बेचा था। तो ऐसे क्या है कि यहाँ जो इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी उसको गति मिली। और इसके बारे में अगर हम गौर से पढ़े तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अमेरिका व एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। और इन देशों से इंग्लैंड को आसानी से कच्चा माल, मैंने अभी बताया आपको मित्रों, कच्चा माल मिल जाता था और इन देशों में तैयार माल की आसानी से खपत हो जाती थी। तो इस तरह क्या है, इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण था वो बिल्कुल सफल हो गया मित्रों, बहुत ही गति से चलने लगा। इंग्लैंड की बढ़ती नौसैनिक शक्ति, यूरोप में मतलब नौसैनिक शक्ति नौसैनिक शक्ति मित्रों क्या, इंग्लैंड की जो जल सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, शक्तिशाली थी। और इसी की सहायता से इंग्लैंड किसी भी यूरोपीय देश में आसानी से सामान भेज सकता था। यूरोपियन क्यों, किसी भी महाद्वीप में वह इंग्लैंड आसानी से सामान भेज सकता था। यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था भी उस टाइम में अनुकूल थी। यूरोप की अनुकूल राजनीतिक व्यवस्था ये भी औद्योगिक क्रांति का कारण बनती है इंग्लैंड में। कैसे मित्रों, क्योंकि इंग्लैंड यूरोप में, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है, यूरोप में शांति व स्तूलन की स्थिति थी। कहीं पर तो राजतंत्र की स्थापना थी, कई स्थापना हो चुकी थी, कई स्थानों पर राजतंत्र था मित्रों यूरोप में उस वक्त, कई स्थानों पर राजतंत्र था और कई स्थानों पर संसदीय शासन की स्थापना हो रही थी। ऐसी स्थिति में क्या कि कोई लड़ाई झगड़ा और कोई अशांति नहीं थी मित्रों, चारों तरफ शांति की स्थिति थी जो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल थी। तो मित्रों इसका आगे का जो पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।